Hello everyone, welcome to the class Kasala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about MCQ Perceptions Part 1. Right. So आज MCQ होना है. So Perception वाला चैप्टर खत्म हो चुका है. So आज इसके MCQ लगा लेंगे. Okay. So PPT सारी चीजें क्लियर हैं, वॉइस वगैरह. क्लियर है वॉइस, पीपीटी विजुअल है. यस रंजना. यस मैम क्लियर है. ओके. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परसेप्शन. सो ए है आपका द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन. बी है द एक्ट ऑफ सेंसिंग स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट. देन सी है द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू सेंसरी इनपुट. देन डी है द प्रोसेस ऑफ storing sensory information in the memory. The process of organizing and interpreting sensory information. Okay. बाकी लोगों का क्या है? बाकी लोग भी बताइए. सो देखते हैं यहाँ. फर्स्ट आपका सही है. राइट. परसेप्शंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशंस को, इंटरप्रेट करते हैं, देन मीनिंग देते हैं. राइट. सो वो आपका क्या हो जाता है? परसेप्शन. बाकी सारे ऑप्शंस गलत ही है. So perception involve organizing interpreted sensory information received from the environment. Right. It goes beyond the simple sensing to include cognitive process that give meaning sensory input. जब हम meaning दे देते हैं sensory input को. Right. Second question है which of the following is not a step in perceptual process? Sensation, attention, memory, reaction. Reaction. ओके. बाकी लोग. ऑप्शन डी मैम रिएक्शन. ओके. जयस आपका क्या है? सो देखते हैं यहाँ ऑप्शंस. जी. So which theory of perception suggests that we actively construct our perceptions based on Madam, prior knowledge and जी. Screen visible. जी. स्क्रीन विजिबल नहीं है. एक से बाकी लोगों को है. रंजना, जयस आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम. यस मैम. है. जी. शायद सुरेंद्र आपके वहां से नेटवर्क इश्यूज तो नहीं है? बैक जाके फिर से कनेक्ट कर. जी.
सो यहाँ पे क्या है, which theory of perception suggests that we actively construct our perceptions based on prior knowledge and expectations, right? So क्या है, गेस्टाल्ट थियरी, बॉटम अप प्रोसेसिंग, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, द स्ट्रक्चरलिज्म. Top down processing. ओके मैम ऑप्शन ए गेस्टाल्ट थ्योरी। जी. सो देखते हैं यहाँ है टॉप डाउन प्रोसेस, राइट. टॉप डाउन और बॉटम अप क्या. सो विच थ्योरी, यहाँ पे देखिएगा क्या है, विच थ्योरी परसेप्शन सजेस्ट दैट एक्टिवली, जब भी हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारा परसेप्शन बेस्ड ऑन अपने पहले की नॉलेज और एक्सपेक्टेशन से. सो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ जाता है आपका पूरा का पूरा कॉग्निशन, राइट. और जब कॉग्निशन आता है तो वो टॉप डाउन अप्रोच होती है या प्रोसेस होती है, कुछ भी हम बोल सकते हैं. बॉटम अप में क्या होता है, इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस है, राइट, तब जाके हम उस चीज को परसीव करते हैं. इसमें कोई पियर नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं होती, राइट. सो टॉप डाउन प्रोसेस इन्वॉल्व यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, पियर नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशन टू इंटरप्रिटेट सेंसरी इंफॉर्मेशन. हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं बाद में. जैसे अभी आपको ये परसेप्शन पढ़ा रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, देन आपके साथ जो भी आपने पहले कुछ पढ़ा होगा परसेप्शंस के बारे में, आप यहाँ पे उन सारी चीजों को लेके आओगे, राइट, रिकॉल करोगे, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे, हर एक चीज यहाँ पे आ जाएगी. जब आप ये सारी चीजें करते हो तो वो टॉप डाउन में जाती है, ना कि बॉटम अप, राइट. सो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट आवर परसेप्शन इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर रॉ सेंसरी इनपुट सच एज एक्सपीरियंस एंड बिलीफ से ये क्या होती है, अफेक्ट भी होती है, राइट. और ये किसने दिया था, गिब्सन का दिया हुआ है, राइट. गिब्सन ने टॉप डाउन अप्रोच दिया था, राइट. देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन सजेस्ट दैट एलिमेंट दैट आर क्लोज टुगेदर आर परसीव एज बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप. ए है क्लोजर, बी है प्रॉक्सिमिटी, सी है कंटिन्यूटी, देन सिमिलरिटी. मैम आई थिंक इसमें बी होना चाहिए. ओके. ऑप्शन डी में कंफ्यूजन है। जी तो देख लेते हैं क्या है इसका। है प्रॉक्सिमिटी करेक्ट है आपका, राइट। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, विच गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, कौन सा गेस्टाल्ट का प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है कि एलिमेंट दैट आर क्लोज टुगेदर, जो एलिमेंट पास पास हैं, राइट, उनको हम एक सेम ग्रुप में ही परसीव करते हैं। तो पास पास है मतलब प्रॉक्सिमिटी, राइट, प्रॉक्सिमिटी ही पास पास होता है। सो प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि स्टेट दैट ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर टेंड टू परसीव एज अ यूनिफाइड ग्रुप। जो ऑब्जेक्ट एक साथ छोटे छोटे से चीजें हैं जो क्या है एक क्लोज है, राइट, उनको हम एक ग्रुप में ही कंसीडर कर लेते हैं। सो द प्रिंसिपल contribute to our ability to organize visual information and meaningful whole। उनको हम एक होल में ही देखते हैं, राइट, कि ये जो पास पास है ये एक ग्रुप है। ओके देन है आपका which of the following best describe the distal object in the process of perception। डिजिटल ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में है वो उसको सबसे ज्यादा बेस्ट डिफाइन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। ए है द सेंसरी रिसेप्टर इन द आई, बी है द एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
C है the mental representation formed in the observer mind. Then D है the medium through which information is transmitted. Ma'am, B, the actual physical object as it exiting in the external environment. Okay. बाकी बाकी लोग भी बताइए। आपका क्या होगा रंजना? जयस? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शंस डी। ओके। डी या तो सी आएगा मैम। जी देखते हैं। सो करेक्ट आंसर है आपका बी, राइट। अब हम लोगों ने देखा था डिजिटल ऑब्जेक्ट, प्रॉक्सिमिटी, ये सारी चीजें देखी हुई थी। सो डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? जो हमारे एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है और जो एग्जिस्ट होता है कहाँ पर? हमारे एनवायरमेंट में। जैसे हमारे एनवायरमेंट में काफी सारी स्टिमुलस है, तो वो है आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट। Real object. जी जी। सो डिजिटल ऑब्जेक्ट रिफर टू द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इवेंट बीइंग परसीव, जिनको आप परसीव करते हैं, जैसे कि ट्री। ट्री क्या है? एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन इन्वॉल्व अ मेंटल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट। बी है द इमीडिएट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द इंफॉर्मेशनल मीडियम। देन सी है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। देन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। मैम बी या सी में कंफ्यूजन है। जी ओके बी के साथ ओके। बाकी लोग भी बताइए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शंस क्या? ऑप्शन सी। ओके। सो देखते हैं। ऑप्शंस बी आपका है करेक्ट आंसर, राइट। सो यहाँ पे क्या है? प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशंस इन्वॉल्व होता है किसमें? द इमीडिएट फिजिकल इंटरेक्शंस, जो इमीडिएट फिजिकल इंटरेक्शंस होता है बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर्स एंड इंफॉर्मेशनल मीडियम। इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशंस, राइट। मतलब हमारे पास है जो चीज, अब जैसे कि आई है, आई का जो फोटो रिसेप्टर्स वगैरह है, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो वो क्या है? प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन या प्रॉक्सिमल ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके जैसे यहाँ है प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन रिफर टू द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द इंफॉर्मेशनल मीडियम, राइट। इंफॉर्मेशनल मीडियम क्या है? लाइट। ओके अब लाइट ने स्टिमुलेट किया किसको? फोटो रिसेप्टर्स को, जो कि आई में है, राइट। फोटो रिसेप्टर्स यहाँ पे क्या हो गया आपका? प्रॉक्सिमल ऑब्जेक्ट, राइट। इंफॉर्मेशनल मीडियम क्या हो गया आपका? लाइट। जब इंफॉर्मेशनल मीडियम प्लस आपका रिसेप्टर्स इंटरेक्शंस करते हैं तो उसको हम बोल जाएंगे प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन, की वो चीज स्टिमुलेट हो रही है, राइट। मैम इसमें एक बार ये सी वाला भी समझा देना।
सी वाला है द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिट हो रही है इंफॉर्मेशन सीधे ब्रेन तक, राइट। मतलब कि यहाँ फोटो रिसेप्टर्स की बाद की चीजें आना है, एक तरीके से पैथवे कि कैसे ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन आई है वो ट्रांसमिट हो रही है, वो है ये, राइट। जी तो इसमें सेंसरी ऑर्गन। जी जी जी, सेंसरी ऑर्गन मतलब कि जो आपके जो पैथवे होंगे उनमें जो जो चीजें इन्वॉल्व होंगी वन बाय वन करके, वो चीजें हैं। इसमें तो ये जी आइस पता नहीं हो सकता है? ना, इसमें क्या है कि ट्रांसमिशन कब होता है, बाद में होता है। ओके। पहले तो इंटरेक्शन, जैसे कि एनवायरमेंट, जी एनवायरमेंट से कोई भी एनर्जी आ रही है रिसेप्टर्स दे रखे जी, हैं उसमें। हाँ Okay. तो सेंसरी रिसेप्टर्स के बाद में होता है ट्रांसमिशन। जैसे एनवायरमेंट से जो भी एनर्जी आई है वो सेंसरी रिसेप्टर से कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस, राइट। अब जब ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस हो जाती है, इसके बाद होता है ट्रांसमिशन, मतलब एक तरीके से ट्रांसमिट करना पूरे ब्रेन में जहां जिसकी इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये थोड़े बाद वाला जो है वो है यहाँ पे पैथवे वाला। ओके मैम। पीपीटी क्लियर है, दिखाई दे रही है नो मैम। बाकी लोगों को? नो मैम। यस, नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अब विजिबल हुई? यस मैम। क्लियर है पीपीटी? ओके जी जी। लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ये भी हो गया, राइट। अब देखना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट? ए है द फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बी है द मीडियम थ्रू विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट, देन सी है the mental representation form in the observer mind based on the sensory input, then D है the immediate physical interaction between sensory receptors and environment. मैम सी द मेंटल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म इन द ऑब्जर्वर माइंड बेस्ड ऑन द सेंसरी इनपुट। ओके बाकी बाकी लोग भी बताइए। मैम ऑप्शन सी। ओके सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, राइट। परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट, अब फाइनली हमने किसी ऑब्जेक्ट को परसीव कर लिया है तो वो क्या होगा, हमने मेंटली रिप्रेजेंट किया, राइट। ऑब्जर्वर है उसने फॉर्म किया, पूरा का पूरा मेंटली रिप्रेजेंट किया जो भी उनको सेंसरी इनपुट मिले हैं, राइट। सो परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट इन द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और परसेप्ट कंस्ट्रक्ट इन माइंड बेस्ड ऑन सेंसरी इनपुट, मेंटल इमेज हो गया जो कि आपकी ट्री
जो है, राइट, आपने पूरा मेंटली रिप्रेजेंट किया। सो ये सारी चीजें क्या है आपका। अब इसमें ये गिब्सन क्या दिया हुआ है, राइट, गिब्सन ने ये दिए थे कॉन्सेप्ट, जेम्स गिब्सन। ओके, डिजिटल ऑब्जेक्ट, फिर आएगा इंफॉर्मेशनल मीडियम, राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। देन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन या ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। देन एंड में आता है आपका परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट, जिस चीज को आपने परसीव किया है, राइट। डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं, राइट, एक्सटर्नल स्टिमुलस। इंफॉर्मेशनल मीडियम जैसे कि ट्री है, राइट, ट्री का कोई साउंड आता है, अगर ट्री जैसा है गिरता है उसका कोई साउंड आता है, तो ये क्या है, ये साउंड वेव्स आ जाएंगी, लाइट्स वेव आ जाएंगी, राइट, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जानी है। प्रॉक्सिमल में क्या आ जाएंगे, ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उनके सारे के सारे रिसेप्टर्स। ओके, जैसे लाइट की इंफॉर्मेशन गई तो फोटो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, साउंड की गई थी साउंड के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। देन फाइनली हमने उस चीज को परसीव किया, तो यहाँ पे परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये थे आपके पूरे के पूरे ये 4 जो है गिब्सन ने दिए हुए हैं। सो इसको याद रख लेना है विथ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड ही आ जाते हैं। ये जो आपके हैं एमसीक्यू, ये क्वेश्चंस है, ये हर एक टॉपिक से बनाए गए हैं। अगर इनको लगा दिया तो जितना आपने परसेप्शन पढ़ा है वो कंप्लीट ही है, राइट, Yes, अच्छे तरीके से जी। सो यहाँ पे है अभी जो समझाया उसी का मैच द कॉलम ही है, राइट। सो मैच द कॉलम करना है यहाँ डिजिटल ऑब्जेक्ट, इंफॉर्मेशनल मीडियम, प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन, देन परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, ये सारे इनके हैं। द एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट इवेंट एग्जिस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। बी है द इमीडिएट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर्स एंड इंफॉर्मेशनल मीडियम। थर्ड है आपका द मीडियम थ्रू द इंफॉर्मेशनल ऑब्जेक्ट डिजिटल ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट टू द ऑब्जर्वर। देन फोर्थ है आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्वर बेस्ड ऑन द सेंसरी इनपुट। मैम इसमें 1 वाला होगा। ओके, बाकी रंजना जयस आप भी बताएं। मैम ऑप्शन 4। ओके, जयस आपका क्या है? ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन से आपका करेक्ट है। अब देखिए वही सारी चीजें हैं, बस मैच द कॉलम में है। सो क्या है डिजिटल ऑब्जेक्ट, क्या है, ए का ए है, राइट, इसका यही है। द एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट इवेंट एक्सटर्नल वर्ल्ड आपने देखा, बस यही है, राइट, जो कि हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट हो रहा है, ऑब्जर्वर की बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर का कोई उसमें वो नहीं है कि हाँ उसके थ्रू हो रहा है, सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में, राइट। देन बी इंफॉर्मेशनल मीडियम का क्या है, थर्ड है द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन, राइट, डिजिटल ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट हो गए जी। देन प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशंस क्या है, अभी देखा था, राइट, प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन इमीडिएट फिजिकल इंटरेक्शन जो हो रहे हैं सेंसरी रिसेप्टर्स में, देन इंफॉर्मेशनल मीडियम में। ओके, देन परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट यही है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने देखा, राइट, और इसका यही सीक्वेंस भी है, अगर कभी आ जाए सीक्वेंस बेस्ड तो इसका यही सीक्वेंस है, इसी बेस पे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
Which Gestalt principle is closely related with 5 phenomena? 5 phenomena से कौन closely related है? Closer, proximity, continuity, figure ground. Proximity. Okay. बाकी मैम ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी। जी ओके जैस आपका ऑप्शन बी मैम। ओके सो सी करेक्ट है। कैसे? जो 5 फिनोमेना क्या है? 5 फिनोमेना है, आप इससे दिवाली लाइट से याद रख लीजिएगा। जो लाइट होती है राइट, वो हमें ऐसी लगती है कि मूव करती हुई जा रही हैं, और एक्चुअल में वो मूव तो करती नहीं, वो तो स्टेशनरी होती है, बिल्कुल स्थिर रहती हैं। बस उनकी टाइमिंग इस तरीके से होती है कि ऐसा लगता है कि इस तरीके से मूव करती हुई जा रही हैं, और इस तरीके से जो मूव करती हुई हमें परसीव हो रही है, तो ये क्या है? कंटिन्यूटी। हम परसीव कैसे कर रहे हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म में ना, इसी तरीके से राइट, जैसे जैसे वो लाइट लगी हुई है उसी तरीके से हम परसीव कर रहे हैं, चाहे आपकी ऐसी लाइट लगी हो, चाहे गोल में लगी हो, राइट, किसी भी तरीके से लाइट हो, उसी कंटिन्यूटी में हम उसको क्या करेंगे? परसीव करेंगे। तो जो 5 फिनोमेना है वो आपका यहाँ पे क्या होता है? कनेक्ट होता है, रिलेट करता है। ओके तो बाकी नहीं करते में भी होता है ना भाई? जी लाइट फिनोमेना प्रॉक्सिमिटी में भी तो होता है। जी नहीं, प्रॉक्सिमिटी में नहीं आएगा। प्रॉक्सिमिटी में ये आ सकता है कि हाँ इस तरीके से कि ये पास पास लगी हुई है लाइट, लेकिन पास पास लगी होने से इतना फैक्ट नहीं जितना है कि टाइमिंग में जो जल रही है बुझ रही है, राइट। इनका क्या आता है? टाइम। लाइट की टाइमिंग क्या है? किस कंटिन्यूअसली वो जा रही है जलती हुई। तो जो आपको ये मूवमेंट परसीव हो रहा है राइट, जो हमें लगता है कि जैसे कि लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही होगी, तो वो कंटिन्यूटी की वजह से ही लगता है, ना कि प्रॉक्सिमिटी की वजह से। प्रॉक्सिमिटी अगर आप इतना भी करें, इतने दूर दूर भी लगाएं, लेकिन उनकी टाइमिंग अगर एक है और वो ऐसी जल रही हैं बुझ रही हैं, तब भी आपको वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में परसीव होंगी। ओके राइट ओके मैम। जी। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी आपका कि द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सजेस्ट दैट ह्यूमन आई टेंड टू फॉलो स्मूथ कंटिन्यूअस लाइन एंड पाथ। हमारी ह्यूमन आई है वो फॉलो करती है कि कंटिन्यूअस लाइन और पाथ कहाँ जा रहा है। सो दिस प्रिंसिपल क्लोजली रिलेटेड 5 phenomena because perception of motion in 5 phenomena rely the continuous representation visual stimuli। हम कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे लाइट होती है वैसे वैसे ही हम उस चीज को परसीव करेंगे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका who is created with discovering the study of 5 phenomena। 5 phenomena किसने दिया था, डिस्कवर किसने किया था? कर्ट लुईन, कोहलर, मैक्स वर्दाइमर या गेस्टाल्ट? नो आइडिया। ओके तुक्का लगाइए। मैम ऑप्शन डी गेस्टाल्ट। ओके चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है आंसर, लेकिन है आपका मैक्स वर्दाइमर। ओके मैक्स वर्दाइमर ने ये 5 फिनोमेना दिया था, राइट। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे मैक्स वर्दाइमर, जिन्होंने डिस्कवर किया था 5 फिनोमेना के कॉन्सेप्ट को। ओके सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो ऑप्शंस है कर्ट लुईन, कोहलर, गेस्टाल्ट, ये क्या है वो देख लेते हैं। सो गेस्टाल्ट तो साइकोलॉजी है जिसके अंदर क्या एक तरीके का ग्रुप है, एक बोल सकते हैं जिसके अंदर कई सारे साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं, राइट। ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है होल, कि किसी भी चीज को हम एज अ होल ही परसीव करते हैं, राइट। सो दिस was major alternative and challenge structuralism during the early 20th century।
सबसे पहले जो वुंट का कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चरलिज्म, उसमें इन्होंने ये बताया था कि हम चीजों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर देखते हैं, राइट। परसेप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में वुंट ने ये बोला था, बट इन्होंने उनके आइडियाज को चैलेंज किया था, राइट। फिर आया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट का मीन्स क्या होता है? एक शेप, फॉर्म, होल, राइट, कि किसी भी चीज को हम एक फॉर्म में देखते हैं, एक शेप में देखते हैं, एक होल में देखते हैं, राइट। तो ये सिंपली गेस्टाल्ट का मतलब है, जो कि जर्मन वर्ड्स है। बाकी इसमें कई सारे साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे कि मैक्स वर्दाइमर, इन्होंने डेवलप क्या किए ये गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स, जितने आपने जो प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं, राइट, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें, सो उन्होंने ही डेवलप किए हैं। प्लस 5 फेनोमेना भी इन्होंने डेवलप किया। कर्ट कोफका जो है, इन्होंने लॉ ऑफ परसेप्शंस दिए, राइट, जो लॉ हम पढ़ते हैं। देन कोहलर ने इनसाइट पे वर्क किया, राइट। ये क्या था? इनसाइट पे वर्क। जो एप्स थे, मंकी थे छोटे छोटे, उन्होंने इनका इनसाइट पे वर्क किया। आई थिंक आपको ये लर्निंग थ्योरी में आएगा कि कैसे इन्होंने एक तरीके से परसेप्चुअल लर्निंग करके एक इनसाइट डेवलप करके लर्निंग की थी। सो इनका बस वहीं पे कॉन्सेप्ट है। सो कोहलर का आपको याद रखना है इनसाइट पे वर्क है। और जो कर्ट लुएन है, इन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी, राइट। सो ये फील्ड थ्योरी आपकी सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ओके। सो वहां पे ये आ जाती है, वहां पे ये कवर हो जाती है। सो मेजरली यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना किसने क्या दिए, ओके। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 5 फेनोमेना? क्या है? द टाइप ऑफ इल्यूजन इन विच स्टैटिक इमेज अपीयर टू मूव। बी है अ टाइप ऑफ इल्यूजन इन विच मूविंग इमेज अपीयर टू स्टैटिक। सी है अ टाइप ऑफ विजुअल इल्यूजन इन्वॉल्व विच परसेप्शंस। देन डी है अ फेनोमेना रिलेटेड टू परसेप्शंस ऑफ कलर इन चेंजिंग लाइट कंडीशन। A type of illusion in which static images appear to move. A. ओके, बाकी लोग? मैम ऑप्शन ए। ओके, जैसा आपका क्या है? बी या तो सी आएगा मैम। ओके, सो देख लेते हैं। ऑप्शन से करेक्ट है, राइट। अभी देखा 5 फिनोमेना का दूसरा नेम क्या है? एपरेंट मूवमेंट, राइट। इसको एपरेंट मूवमेंट भी बोलते हैं। सो इसमें क्या है? एक इल्यूजन है, राइट। इल्यूजन जो सबको होता है, राइट। ये इल्यूजन क्या होता है? ये नॉर्मल होता है, कोई एक एबनॉर्मलिटी नहीं, ये यूनिवर्सल होता है, सबके लिए यही होता है। इन विच स्टैटिक इमेज, जो स्थिर है इमेज, राइट, अपीयर टू मूव, वो हमें दिखती है कि मूव कर रही है, राइट। जो लाइट है वो स्थिर है, एक अपनी जगह पे ही लगी हुई है, बट हमें लगता है कि वो मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, गैप कितना है, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग हमें ये परसीव होता है, ओके। सो ये सारे ऑप्शंस तो गलत ही है। टाइप ऑफ इल्यूजन, मूविंग इमेज, इमेज नहीं मैम मूव कर रही है। जी इसे स्टॉप जी, स्टॉप मोशन इल्यूजन भी बोल सकते हैं। ऐसा अभी दिया तो नहीं, बाकी आपके पास अगर कोई इसका वो हो प्रूफ तो बिल्कुल देख लेंगे, चेक कर लेंगे, मे भी उसका दूसरा नेम भी हो, जी मैम। ओके जी। सो 5 फिनोमेना को एपरेंट मूवमेंट भी बोलते हैं। देन रिफर करते हैं, ये क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम परसीव करते हैं मूवमेंट फॉर्म में, रैपिड सक्सेशन फॉर्म में, राइट। सो विच क्रिएट अ इल्यूजन मोशन सच एज केस ऑफ एनिमेटेड कार्टून वगैरह जो होते हैं उनमें ये दिखाई देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following best describe figure ground relationship in reversible figure perceptions? A है the figure is always foreground object while ground is the background against it stand. B है the figure ground relationship fixed and cannot alter reversal figure. C है reversal figure demonstrate how our brain can switch between different interpretation of the same visual input. Then D है the ground is the primary focus of attention, reversible figure perception.
सो क्या होगा? नो आइडिया। ओके, तुक्का लगाइए। मैम ऑप्शन ए। जी, ओके। तुक्का बी पे लगाता हूँ तुक्का। ओके, बाकी क्या है? चलिए देख लेते हैं। सो आपका सी जो है वो है करेक्ट। सो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ये देखा ही होगा राइट। एक इमेज होती है कि आगे की तरफ ऐसा लगता है बॉस हो, देन ऐसा लगता है कि यहाँ पे चेहरे भी हो, राइट। तो ये रिवर्सिबल होता रहता है। तो इसमें क्या है, रिवर्सिबल फिगर डेमोस्ट्रेट हाउ आवर ब्रेन, इसमें हमारा ब्रेन क्या करता है, स्विच करता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, सेम विजुअल इनपुट सेम है, इंफॉर्मेशन सेम जा रही है, बट हमारा ब्रेन स्विच करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देता है उसी सेम इमेजेस के लिए, राइट। सो ये हो जाता है रिवर्सिबल फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। ओके, बाकी सारे के सारे गलत ही है। पे रिवर्सिबल फिगर डेमोस्ट्रेट हाउ अवर ब्रेन, सिर्फ यहाँ पे ब्रेन का ही है कि जो ब्रेन है वो स्विच कर जाता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इन द सेम विजुअल इनपुट, राइट। सो द हाईलाइट द डायनामिक सब्जेक्टिव नेचर ऑफ परसेप्शन वेयर अवर ब्रेन अल्टरनेट बिटवीन सीइंग द फिगर एज द फुग। कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्रेन स्विच करता अल्टरनेट देता है, कभी हम उसी चीज को फिगर देखते हैं, कभी उसी चीज को हम बैकग्राउंड फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक एम्बिगुअस फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारा परसेप्शंस, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, सेकंड स्लाइड में था आई थिंक। सो देख लेना, वहां पे इसका वो स्ट्रक्चर भी लगा हुआ था। ओके, सो उसमें समझ आ जाएगा और अच्छे से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द क्लासिक रिवर्सिबल फिगर ऑफ द रूबन वास व्हाट इज द फिगर एंड व्हाट इज द ग्राउंड। रूबन वास जो था उसमें क्या फिगर है क्या ग्राउंड है। सो फेस आर द फिगर एंड बॉस इज द बैकग्राउंड, then have vase in the figure and face are the background, right. Then both the face and the vase can be perceived either figure or ground, depend the interpretation. Then D है the figure ground relationship cannot determine the Reuben vase. मैम ऑप्शन सी। Okay, बाकी लोगों का क्या होगा जस फ्रेंड्स। ऑप्शन सी मैम। कंफ्यूज ओके ओके, ए और बी। चलिए देख लेते। ओके, सो बी का है करेक्ट आंसर, राइट। अभी हमने देखा फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। सो जो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है जो हम बता रहे थे अभी कि एक हमें बास नजर आता है, उसी में हमें चेहरा नजर आता है, सो उसको हम बोलते हैं रूबन बास, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि बोथ फेस, आपको एक तरीके से एक तो फेस दिखाई देगा और दूसरी तरफ ये फ्लावर जो दिखाई देता है, राइट। अब वही कभी कभी जो फेसेस हैं वो आपका फिगर बन जाता है और कभी वही फेसेस ग्राउंड बन जाता है, राइट। कभी वही वास जो होता है वो फिगर बन जाता है, कभी वही ग्राउंड, डिपेंड होता है इंटरप्रिटेशन, हमारी खुद की इंटरप्रिटेशन कैसी हो रही है, हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, राइट। अभी हम चीज देखी थी, राइट, हमारी खुद की इंटरप्रिटेशन पे ये होता है, इसी को हम रिवर्सिबल फिगर ग्राउंड भी बोल देते हैं, राइट। ये एम्बिग्यूअस होता है, सो इस बेसिस पे क्वेश्चंस बना है पेपर में, जी याद रख लीजिएगा, राइट। सो इन द रूबन वास बोथ फेस एंड द वास कैन बी परसीव फिगर ग्राउंड, दोनों शिफ्ट होते रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लॉ ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग। कौन सा परसेप्चुअल ग्रुपिंग में नहीं आता, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी, सेग्रेगेशन, क्लोजर।
मैम ऑप्शन सी। ओके, बाकी लोग? क्या होगा? चलिए देख लेते हैं, अगर नहीं है यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन सही है। सो यहाँ पे हमने देखा था सिमिलरिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है, क्लोजर भी है, राइट। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। सेग्रेगेशन ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, राइट। सो सेग्रेगेशन नॉट वन द लॉ ऑफ परसेप्चुअल ग्रुप। सो करेक्ट आंसर वही है, सिमिलरिटी है, कंटिन्यूटी है, प्रॉक्सिमिटी है, लॉ ऑफ क्लोजर है, कॉमन फेट है, ये सारे हमने पढ़े हुए थे, राइट। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ सिमिलरिटी स्टेट दैट। लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या है? So objects that are closer to each other are perceived as belonging together. B है the objects that are similar in shape, size, color, orientations tend to group together. C है the object form of continuous pattern perceived belonging together. Then D है object that move the same direction perceived as belonging together. So क्या होगा सही आंसर? B. B. ओके, बाकी? बी मैम। ओके, रंजना आपका क्या है? मैम ऑप्शन ए। ओके, सो बी का करेक्ट आंसर है, राइट। सो सिमिलरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी सीधा सीधा है, सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर। जो ऑब्जेक्ट सिमिलर है, चाहे वो शेप में सिमिलर हो, चाहे साइज में हो, चाहे कलर में हो, चाहे ओरिएंटेशंस में हो, कि एक ओरिएंटेशंस में लगे हुए हैं, उनको हम एक ग्रुप फॉर्म में ही परसीव करते हैं, एक सिमिलरिटी के बेस पे, राइट। बाकी जो है वो सही नहीं, ये तो क्लोजर वाला है, ऑब्जेक्ट आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी का है, राइट। सो लॉ ऑफ suggest elements similar to other perceived as belonging together the same group, right. Then next question है, the law of closure refer to। जो क्लोजर वाला लॉ है वो किस चीज को रेफर कर रहा है? ए है ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर प्रॉक्सिमिटी ईच अदर। बी है फिलिंग इन द गैप इन कंप्लीट फिगर टू परसीव देम एज कंप्लीट। सी है perceiving object that moving in the same direction belong together. Then D है group object based on the common fate. मैम ऑप्शन ए। Okay. बाकी लोगों का क्या है? डी मैम। बी, ओके। सुरेंद्र आपका? सो देख लेते हैं, यहाँ पे है आपका बी, राइट। लॉ ऑफ क्लोजर, क्लोजर क्या था? फिलिंग गैप, गैप को फिल कर देते हैं। जो इनकम्प्लीट सा फिगर है वो ऑलरेडी हमारा ब्रेन जो होता है वो फिल कर देता है गैप को। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से ये लिखा होगा तो आप इसको क्या परसीव करेंगे? ए, राइट। यहाँ पे आप फिल कर देंगे, इस तरीके से ये लिखा है, राइट, या सर्किल ही बना है इस तरीके से, राइट। तो ये बीच बीच में जो गैप है वो हमारा माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो अपने आप ही इनकम्प्लीट फिगर को, उस गैप को फिल कर देता है और हम उसको एक कंप्लीट में ही परसीव करते हैं। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ क्लोजर। सो लॉ ऑफ क्लोजर डिस्क्राइब द टेंडेंसी टू परसीव इनकम्प्लीट फिगर एज कंप्लीट होल
बाय मेंटली फिलिंग द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम ऑलरेडी क्या कर जाते हैं, मेंटली फिल कर देते हैं, ब्रेन उसी तरीके से इंटरप्रेट करता और हम एक होल में, एक कंप्लीट फॉर्म में ही परसीव करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लॉ ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग एक्सप्लेन अवर टेंडेंसी टू परसीव अ सीरीज ऑफ डॉट एज अ कंटिन्यूअस लाइन। So the law of similarity, law of continuity, proximity, closure. ये लॉ जितने सिंपल लगते और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते लॉ से। बी या तो डी आएगा मैम। ओके, बाकी लोग? मैम ऑप्शन डी, लॉ ऑफ क्लोजर। ओके, सो यहाँ पे है आपका लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। कैसे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, परसेप्चुअल ग्रुपिंग एक्सप्लेन अवर टेंडेंसी। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम परसीव करते हैं सीरीज ऑफ डॉट, सीरीज ऑफ डॉट जैसे ये है, राइट, डॉट 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 बने हुए हैं, उन डॉट 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 को हम एक कंटिन्यूअस लाइन में परसीव कर रहे हैं। तो जो लाइन, ये जो आपको दिख रही है एक तरीके से ये लाइन, राइट, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइन, यही चीज है इसमें। आपको लगेगा कि ये इसमें क्लोजर है क्योंकि डॉट 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 है बीच में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हम गैप को फिलअप कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या दिया है, कंटिन्यूअस लाइन में परसीव कर रहे हैं। अब जैसी जैसी भी लाइन होगी, राइट, चाहे आपकी डॉट 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 इस तरीके से बनी हो, राइट, चाहे किसी भी शेप में बनी हो, अगर आप एक कंटिन्यूटी में उस चीज को कर रहे हो परसीव, एक कंटिन्यूअस लाइन में परसीव कर रहे हो, तो वो क्या है, कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी सजेस्ट दैट एलिमेंट फ्रॉम अ कंटिन्यूअस पैटर्न, उसी कंटिन्यूअस पैटर्न में आप उसको परसीव करते हैं, राइट। अब ये जो आपका डेप्थ वाला है, राइट, डेप्थ परसेप्शंस है, और इसमें जो ये लॉ है, इनका आप एक फ्लो चार्ट बनाना, राइट, इस तरीके से चार्ट बनाना, किसमें कौन सा आ रहा है, क्या डिवाइड है, उसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है उसको आपको लिख लेना है, और नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल, राइट। तो उससे ये क्लियरिटी रहेगी आपकी, एक दो पेज में आपका ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और भूलेंगे भी नहीं कि किसमें कौन सा टर्म्स यूज हो रहे हैं, कैसे वर्ड यूज हो रहे हैं, ओके, क्योंकि ये सेम लगते हैं जब लगाते हैं हम क्वेश्चंस। The next question है, in the animated scene where the words are flying together in V formations, which explain why we perceive them as a unified group. Law of closure, law of common fate, law of flying words, law of movement. यहाँ पे क्या बोला है, कोई एनिमेटेड सीन है जिसमें वर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं एक वी शेप में, राइट, तो ये कौन सा ग्रुप है, उस चीज को जैसे वो फ्लाई कर रहे हैं उस बेस पे हम उनको एक ग्रुप में परसीव कर रहे हैं, सो ये कौन सा लॉ है। ऑप्शन सी। ऑप्शन, ओके, रंजना आपका? बी। ओके, मैम ऑप्शन डी। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर है कॉमन फेट। ये कोई भी लॉ गेस्टाल्ट में है ही नहीं, राइट, ये सिर्फ ऐसे ही बनाया है, राइट, ये कोई भी लॉ नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, इस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं, राइट, फ्लाई कर रही हैं, तो उनको एक हम ग्रुप में देखते हैं, परसीव करते हैं, राइट, सो ये कॉमन फेट होता है, राइट, जिसमें ये डायनामिक भी होती है, ये भी हमने पढ़ा था कि ये डायनामिक भी है, प्लस ये क्या है, मूवमेंट भी इनमें होता है। एक लॉ ऐसा आता है जो कि सिमिलर ही है, इसके ही जैसा है,
बट उसमें क्या है, मूवमेंट नहीं होता, डायनामिक होता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेग्नेंस ऑफ इन द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो प्रेग्नेंस लॉ है वो कौन इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? सो ए है, ब्रेन इंटरप्रेटेड विजुअल स्टिमुली इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनर पॉसिबल। बी है, परसेप्शंस ऑफ स्टिमुली फॉलो चोएटिक पैटर्न लीडिंग द कंफ्यूजन। सी है, स्टिमुलस create most intricate structure. Every stimuli pattern way results simplest structure possible. क्या होगा यहाँ? ऑप्शन बी मैम। ओके, बाकी लोग बताइए। मैम ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या प्रेग्नेंस जो है वो सेंट्रल लॉ है, सबसे पहला लॉ है गेस्टाल्ट का, जिसके बेस पे सारी चीजें हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, एवरी स्टिमुलस पैटर्न को हम परसीव करते हैं, जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल वे में हम उस चीज को परसीव करते हैं, राइट। जैसे कि उसमें हमने एग्जांपल देखा था, इस तरीके से ये सर्कल बने हुए थे और इस तरीके से भी बने हुए, राइट। तो हम कैसे परसीव करेंगे, एक ये सिंपल फॉर्म में ही हम चीजों को परसीव करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि ये अलग है, राइट, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 सर्कल है, इस तरीके से नहीं करेंगे, राइट। तो जितना सिंपल हो सकता है हम चीजों को उतना सिंपलीफाई करके ही परसीव करते हैं, राइट। कोई उलझी हुई सी चीज है तो हम उसको एक सिंपल वे में ही परसीव करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये तो गलत ही हो जाता है कि हम परसेप्शन कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं लीड करना, ये इसका क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, राइट। ये सेंट्रल प्रिंसिपल है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, सो ये भी याद रख लीजिएगा। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस भी इसको बोलते हैं। देन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इवेंट occurring simultaneous are perceived as belonging together, right। जो चीज simultaneously परसीव होती है, एक साथ ऑकर होती है, तो उसको हम एक ग्रुप में ही परसीव करते हैं, एक दूसरे से बिलोंग करके ही परसीव करते हैं। सो ये प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलरिटी है, क्लोजर है, सिंक्रोनी है। क्या होगा? मैम मैं कंफ्यूज हूँ। जी, तो क्लोज जो भी आपको लग रहा है वो बताइए। मैम ऑप्शन सी, लॉ ऑफ क्लोजर। ओके, जैसा आपका फ्रेंड। ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट, सॉरी डी करेक्ट है, राइट। यहाँ पे क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट विजुअल इवेंट, कोई एक विजुअल इवेंट है जो ऑकर हो रहा है सेम्युलटेनियसली, साथ साथ, सेम्युलटेनियसली एक साथ साथ ऑकर हो रहा है, तो हम उसको परसीव करते हैं दोनों को जोड़ के ही, राइट, टुगेदर फॉर्म में। तो ये क्या है, सिंक्रोनी। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था कि जो लाइट है कोई स्टार में है, कोई गोल गोल है, राइट। अब ये स्टार वाली रेड कलर की जल रही है, ये ब्लू कलर की जल रही है, अब ये तीनों के तीनों, राइट, क्या एक साथ ही विजुअल इवेंट, मतलब आपको दिखाई दे रही है लाइट ऑन ऑफ होते हुए, तो उनको आप परसीव एक साथ में ही करोगे कि हाँ ये रेड रेड वाली है, ये ग्रीन ग्रीन वाली है, राइट।
तो ये क्या होता है, सिंक्रोनी। इसमें क्या होता है, इसमें हमने यही कॉमन फेट के जस्ट अपोजिट है। इसमें डायनामिक तो होता है लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं होता, राइट, मूवमेंट नहीं होगा, ये याद रख लीजिएगा। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन हो, बस यही डिफरेंशिएशन है कि ये भी ब्लिंक करती हैं, बस मूवमेंट मतलब जो बर्ड्स हैं वो तो उड़ेंगी ना आसमान में, तो उनका मूवमेंट है। उसमें डायनामिक और मूवमेंट दोनों है, इसमें सिर्फ डायनामिक में कि अपनी जगह पे स्थिर है बट जल रही हैं, बुझ रही हैं, राइट, थोड़ा सा डायनामिक है, गतिशील है। ओके, ये इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि द प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनी स्टेट क्या बोलता है, विजुअल इवेंट। यहाँ पे आप कीवर्ड देखिए, विजुअल इवेंट है कीवर्ड। ऑकरिंग द सिमुलटेनियस, राइट, एक साथ ही परसीव करेंगे, एक साथ ही सारी चीजों को, रेड रेड को अलग, ग्रीन ग्रीन को अलग, जैसे जैसे लाइट ब्लिंक करेंगी वैसे हम उसको परसीव करेंगे। ओके, इसमें सारा का सारा खेल जो है वो कीवर्ड्स का ही है। बस आपको पकड़ना है कि कौन से लॉ में क्या चीज को बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल दैट सजेस्ट दैट टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट as a single continuous shape rather than multiple separate shapes known as figure ground, closure, continuity, similarity. क्या होगा, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, कौन सा गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है कि हम परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट को एक सिंगल, एक आखी मल्टीपल सेपरेट शेप के, तोड़ तोड़ के। मैम ऑप्शन ए। ओके, बाकी बताइए। सो ऑप्शन सी कंटिन्यूअस, राइट, ये देखिए कंटिन्यूअस, ये कीवर्ड पकड़िए, राइट। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल सजेस्ट कर रहा है कि टेंडेंसी टू परसीव, हम ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं एक सिंगल, एक कंटिन्यूअस शेप में। कंटिन्यूअस शेप कहीं पे भी आ रहा है, कंटिन्यूटी ही है, राइट। फिगर ग्राउंड क्या है, एक एम्बिगुअस फिगर है, रिवर्सिबल फिगर है, राइट। कभी ग्राउंड कभी बैकग्राउंड देख रहे हैं हम उसको, तो ऐसा तो कोई वर्ड्स ही नहीं आया, एम्बिगुअस, रिवर्सिबल फिगर, ग्राउंड, राइट। So continuity refer to the principle that suggests people tend to perceive smooth continuous rather than discontinuous. उसी एक स्मूथ कंटिन्यूस लाइन को ही हम परसीव करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल दैट इन्वॉल्व द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट आइदर बीइंग द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड इज नोन एज द लॉ ऑफ बैकग्राउंड, फिगर ग्राउंड, ग्राउंड फिगर, सिमिलरिटी। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शंस बी, ओके। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस बी करेक्ट है, फिगर ग्राउंड होगा, राइट, वही है। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है जिसमें इन्वॉल्व हम परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट को या तो फोरग्राउंड, कि ये फोरग्राउंड है, या बैकग्राउंड है, राइट। तो उसको ये फिगर ग्राउंड में ही हमने पढ़ा है, रुबन बास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज दैट फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल ऑफ परसेप्शंस, किसने दिया, मैक्स वर्दाइमर ने, विटकिंस ने, कोफका ने, कर्ट लुइन ने। मैम ऑप्शन ए मैक्स वर्दाइमर। ओके, सो यहाँ पे है विटकिंस। मैक्स वर्दाइमन ने तो 5 फेनोमेना दिया था जो अभी पढ़ा था,
राइट। कर्टकोफ का लॉ वगैरह दिए थे, कर्ट लुईन ने फील्ड थ्योरी दी थी, राइट। अगर हम इनके ऑप्शन से ही हम कट कर दें जो अभी हमने देखा था तो विटकिंस ही बचते हैं। तो इन्होंने फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट दिया है और ये एग्जाम में आया है, राइट। अब ये हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में ही हमने पढ़ा हुआ है, राइट, परसेप्शंस की। सो कॉग्निटिव स्टाइल क्या होता है? रेफर टू द कंसिस्टेंट वे ऑफ डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, कि हम किस कंसिस्टेंट वे में डील कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कि किस वे में हम एक इंडिविजुअल है कैसे वो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन, प्रोसेस कर रहा है, अप्लाई कर रहा है इंफॉर्मेशन को, और एक कंसिस्टेंट वे में, मतलब कि चेंज नहीं होगा, वही उसका कंसिस्टेंट वे होगा अपने एनवायरनमेंट को डील करने का जैसा उसका है। सो ये हरमन विटकिंस ने दिए थे, दो टाइप दिए थे कॉग्निटिव स्टाइल, एक था फील्ड इंडिपेंडेंट, दूसरा था फील्ड डिपेंडेंट, राइट। अब फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, ये फर्स्ट पेपर में भी आ जाते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। तो इंडिपेंडेंट में क्या है? टू कंक्रीट ऑन ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम सिचुएशन विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्ट बाय द कॉन्टेक्स्ट, राइट। हम किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशंस को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अच्छे तरीके से विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, राइट। तो इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर होता है, पार्ट्स एंड डिटेल फ्रॉम द होल, वो हर एक छोटे छोटे पार्ट्स पे ध्यान देता है, हर छोटी छोटी कहां से प्रॉब्लम अराइज हुई, किस सिचुएशन में क्या, हर छोटी छोटी चीज पे वो ध्यान देगा, फिर वो डिटेल में जाता है, एक होल फॉर्म में देखता है, राइट। उसका व्यू क्या होता है? एना, जैसे अगर आप सोफा लेने ही जाते तो आप देखोगे छोटी छोटी गद्दी क्या है, लकड़ी कौन सी यूज हुई है, बहुत छोटी छोटी चीजों को आप देखोगे, राइट। यहाँ पे क्या होता है? इनमें ये एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू सेपरेट डिटेल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वो अपने कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट करके चीजों को देख लेते हैं आराम से एनालिटिकल फॉर्म में। फील्ड डिपेंडेंट क्या है? जैसे कि इनएबिलिटी, ये इनेबल होते हैं, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशंस क्या है, ये इजिली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और ये हर एक चीज को एक होल में देखते हैं, एक जनरल आइडियाज में ही देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, राइट, एक होल में ही देखते हैं, व्यू इनका होता है, राइट। सो इनएबिलिटी सेपरेट डिटेल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट डिटेल को असेस नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसमें इनेबल होते हैं। जैसे कोई भी चीज लेने गए, टीवी लेने गए, सोफा लेने गए, बेड ले, कुछ भी, तो ये क्या करेंगे? एक होल में देख लेंगे, हाँ ये सुंदर है, इसको ले लेते हैं, बाकी वो डिटेल में नहीं जाते, ओके। सो ये है फील्ड इंडिपेंडेंट देन फील्ड डिपेंडेंट। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट? यहां होती है आपका क्या, ये कंप्लीट, ओके। अब आपको क्या करना है? परसेप्शंस की फर्स्ट वाली जो हमने फर्स्ट स्लाइड, राइट, इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स था जिसमें ये लॉ वगैरह सारी चीजें थी, उनको आपको फिर से पढ़ना है, राइट। एक फ्लो चार्ट तैयार करना है, होमवर्क है आपका, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस गलत हुए, और सिंपल ही है परसेप्शन, और आना ही है एग्जाम में, ओके। चाहे आपका यूपी पीजीटी हो, चाहे एचपीएससी हो, कुछ भी, कोई भी हो, ये सारे बेसिक है, तो आना ही है, ओके। और आप नेक्स्ट कल क्या पढ़ के आएंगे? इल्यूजन वाला, ओके, और जो डेप्थ परसेप्शन पढ़ाया है वो भी, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट, क्लियर? यस मैम। कोई डाउट? जी, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। Thank you, ma'am. वेलकम।